और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर से। पश्चिम बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने यू टर्न ले लिया है। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के मसले पर अब तक चुप्पी साध रखी ममता ने आखिरकार यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। ममता शुरू से ही प्रणब के नाम का विरोध कर रही थी और आखिरकार प्रणब के समर्थन में आ खड़ी हुई हैं। अजय झा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे। जी अजय जी, जहां ममता के समर्थन से प्रणब दा के जीत के आसार बढ़ गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ममता राजी कैसे हुई? देखिए शिवानी, ये निश्चित रूप से अप्रत्याशित है। लगातार ममता बनर्जी प्रणब मुखर्जी का विरोध करती रही हैं और वो लगातार इस बात को कहती रही हैं कि वो प्रणब मुखर्जी का समर्थन नहीं करेंगी राष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन ममता ने ये भी कहा था कि वो अपना फैसला 48 घंटे पहले, जब वोटिंग होना है उससे 48 घंटे पहले लेंगी। तो निश्चित रूप से यूपीए के लिए बहुत राहत की बात है। ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है उसके पास 46,000 वोट है, 46,000 वोट है। अगर ये वोट यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को मिलता है तो उनकी जीत लगभग निश्चित हो जाती है, लगभग पक्की हो जाती है। और 5.5 लाख वोट चाहिए किसी भी प्रत्याशी को राष्ट्रपति बनने के लिए। और अगर ममता बनर्जी के वोट मिला दिया जाता है तो ये वोट 6.5 लाख से ज्यादा हो जाता है। तो ममता बनर्जी ने जो यू टर्न लिया है वो यूपीए के लिए तो राहत की बात ही है। साथ ही ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि वो यूपीए के भीतर रह के विरोध करेंगी। और ये जो उन्होंने फैसला लिया है वो सिर्फ इसलिए लिया है कि वो गठबंधन की मजबूरी से बंधी हुई है। गठबंधन की मजबूरी की वजह से उन्होंने फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपना वोट खराब नहीं करना चाहती और लोकतंत्र में वोट करने का अधिकार होना चाहिए और वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास करती हैं, इसलिए वो वोट कर रही हैं। और खासतौर पर यूपीए में शामिल है, उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल है। ऐसे में गठबंधन की मजबूरी का हवाला देते हुए ममता बनर्जी ने आज प्रणब मुखर्जी को समर्थन देने का ऐलान किया है। शिवानी जी, अजय जी, ममता ने राष्ट्रपति पद के लिए तो समर्थन दे दिया है, साथ ही उपराष्ट्रपति पद के भी उम्मीदवारी पर पेंच लड़ा हुआ, उस पर भी ममता राजी नहीं हो रही हैं। तो क्या यहाँ पर इस समर्थन का इन्हें रिटर्न गिफ्ट कुछ मिले, ऐसा कुछ हो सकता है? निश्चित रूप से अगर आप देखें कि यूपीए ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए हामिद अंसारी यूपीए के उम्मीदवार है, लेकिन आज जो ममता बनर्जी ने कहा है उसके मुताबिक वो सिर्फ राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए के उम्मीदवार का समर्थन करने को राजी हुई है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद पे अभी भी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। निश्चित रूप से ममता को जरूर बार्गेन करना चाहेंगी। अभी आखिरी में भी वो यही कोशिश करना चाहेंगी कि कुछ न कुछ वो केंद्र सरकार से बंगाल के लिए, बंगाल पैकेज के लिए कुछ नेगोशिएट कर सके, कुछ बार्गेन कर सके। इसी वजह से ममता बनर्जी ने फिलहाल उपराष्ट्रपति पद के लिए हामिद अंसारी के नाम को सहमति नहीं दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर कटिहार से सत्ताधारी पार्टी के एमएलसी अशोक अग्रवाल से जुड़ा नया विवाद सामने आया है। उन पर अपने ही कर्मचारी धीरज महतो की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। धीरज महतो पिछले 7-8 साल से एमएलसी अशोक अग्रवाल के यहाँ काम करते थे। एमएलसी पर आरोप है कि धीरज ने किसी साइट पर जाने से इनकार किया तो उन्होंने बॉडीगार्ड की कार्बाइन लेकर उसे गोलियों से छलनी कर दिया। उधर अशोक अग्रवाल का कहना है कि उनके बॉडीगार्ड की कार्बाइन से गलती से गोली चल गई, जिसकी वजह से धीरज की मौत हो गई। जबकि उनका बॉडीगार्ड शशिकांत भी उनकी बातों का समर्थन करता नजर आ रहा है। उधर हत्या से नाराज लोगों ने सदर अस्पताल के सामने एमएलसी की गाड़ी को फूंक दिया। इसके बाद परिजनों ने शव को लेकर शहीद चौक जाम कर दिया। मेरे सामने मेरे भाई को अशोक अग्रवाल पार्षद, विधान पार्षद, कार्बाइन से गोली मार दिया। क्यों? क्या कर? वो जिस साइड पे काम चला रहा था, अररिया साइड पर जाने को कह रहा था, साइड पर हमेशा विवाद होते रहता था। इसके काम में जो है ना हमेशा अनियमितता बरतता था, जिसके कारण वहाँ के स्थानीय लोग भी आक्रोशित थे। इस कारण जो है ना ये जाने से इनकार कर दिया कि नहीं, हमको भी मारने लग जाता है, हम नहीं जाएंगे। इसी बात को लेकर वो कार्बाइन लिया, बोला तुमको जाना ही होगा। ये बोला हम नहीं जा पाएंगे। इसी बात पर उसने गोली मार दिया। उन्होंने मेरे अशोक अग्रवाल के विरुद्ध एफआईआर किया, उन्हीं के द्वारा फायरिंग। क्या बताया गया एफआईआर में? उन्हीं के द्वारा फायरिंग की गई है। उनके भाई बार इनको कहे कि साइड पर जाओ, साइड नहीं जाती। कौन सा साइड जाने की बात हो रही? अररिया। नहीं, मैं तो वहाँ था ही नहीं और मैं क्यों गोली चलाने जाऊँगा? बॉडीगार्ड कार्बाइन साफ कर रहे थे अपनी, उनकी गलती से या भूल से कहिए, जैसे भी कहिए, वो गोली चली है। धीरज महतो नामक स्टाफ जो है वो भी आया हुआ था और कार्बाइन साफ करने के दौरान उससे गोली चली, जिससे धीरज महतो को गोली लगी।
गार्ड में हम लोग साफ कर रहे थे, तो कल गया जिला सर्वे किए, हथियार साफ करने के लिए निकाले। किनके गार्ड हैं आप? अशोक बाबू। नहीं, जब आप हथियार साफ कर रहे थे तो सेफ्टी लॉक होता है, फिर आपने सेफ्टी लॉक का यूज क्यों नहीं किया? सेफ्टी लॉक अब और कर रहे थे। गया के बेलागंज में मुखिया की गिरफ्तारी के बाद भड़के समर्थक, थाने को बना दिया रण क्षेत्र। गया का बेलागंज थाना देखते ही देखते रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। पब्लिक ने गदर मचाना शुरू किया तो पुलिस भी इन पर पिल पड़ी। गुस्साई भीड़ ने थाने पर धावा बोल ईंटों की बरसात कर दी और पूरी सड़क ईंटों से भर गई। बवाल शांत होता नहीं देख पुलिस वालों ने सख्ती बरती और भीड़ को खदेड़ दिया। रामबीघा पंचायत के पूर्व मुखिया जितेंद्र यादव को सोमवार की रात गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। इसके आरोप में पुलिस ने मुखिया सूरज यादव को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद मुखिया के समर्थकों ने गदर मचा दिया। सियासी रंजिश में 1 साल पहले जितेंद्र यादव के भाई की हत्या कर दी गई थी। अब उस पर हुए हमले से परिवार दहशत में है। आरा में बेखौफ बदमाशों ने सिपाही को मार दी गोली। जेल के चंद कदम की दूरी पर ही की गई थी फायरिंग। आरा जेल में तैनात सिपाही हामिद ड्यूटी पूरी कर बस निकले ही थे, तभी घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से हामिद जमीन पर गिर गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। 2 दिन पहले ही जेल के अंदर कैदियों के 2 गुटों में हिंसक झड़प भी हुई थी। पता लगाया जा रहा है कि सिपाही की हत्या का इस केस से कोई लेना देना है या नहीं। सिपाही की हत्या कर अपराधियों ने बड़ी चुनौती दी है। अब देखना है कि अपने स्टाफ के हत्यारों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है। संदिग्ध आतंकी कफील अहमद को दरभंगा लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। कफील की निशानदेही पर हुई कई इलाकों में छापेमारी। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है जो दरभंगा पहुंची और संदिग्ध आतंकी कफील अख्तर के साथियों को ढूंढती रही। लहरिया सराय और नगर थाना क्षेत्र में कई जगहों पर दिल्ली पुलिस और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन कोई भी हाथ नहीं आया। दरभंगा के बाढ़ समैला गांव के रहने वाले कफील को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम थी। कफील अख्तर उर्फ कफील, उसी के सत्यापन में यहाँ आए थे। जो साथियों का नाम आया है उन का जानकारी प्राप्त हुई। कफील पर कई आतंकी वारदातों में शामिल होने का आरोप है। देश की सुरक्षा एजेंसियां उसके पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई हैं। धनबाद में मासूम नौकरानी पर ढाया जुल्म पर पुलिस ने भी मामले से झाड़ा पल्ला, फिर से किया मालकिन के हवाले। इधर उधर ताकेगी और तुम अपने घर वाली को देखोगे ना, इससे मारोगी कि कभी निकलोगी भी नहीं बोलती है, इसीलिए हम तो आए। ये लड़की उन जुल्मों को बयां कर रही है जो मालकिन ने इस पर ढाए हैं। इसके मामा ने इसे धनबाद में महिला टीचर के यहाँ बेच दिया था। वहाँ ये घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी, लेकिन बदले में इसको बेरहमी से पीटा जाता था। मौका मिलने पर वो वहाँ से भागकर झरिया पहुँच गई। लोग जब तक कुछ समझ पाते कि वहाँ इसकी मालकिन सुधा सूद भी धमकी। इसके बाद तो वहाँ तमाशा हो गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वो भी खाना पूर्ति करते हुए बच्ची को सुधा को इस हिदायत के साथ सौंप दिया कि वो इसे घर पहुंचा दे। पुलिस के इस रवैये से लोग हैरान हैं। झारखंड की बेटियां जुल्म सहने को मजबूर हैं। गरीबी के चलते बचपने में ही परिवार चलाने का बोझ जो उठाना पड़ता है। राजधानी रांची में चोरों ने मचा रखा है तांडव। परेशान है पब्लिक, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ना घर छोड़ा, ना मंदिर पर रहम की और ना ही शराब की दुकान को ही बख्शा। चोरों ने रांची के चप्पे चप्पे को निशाना बनाया है। अब इस घर को ही देख लीजिए, चोरों ने कुछ नहीं छोड़ा। अलमीरा, ब्रीफकेस सब साफ कर दिया और ऐसे ही कई घरों में बदमाशों ने डाका डाला। एक ही दिन में चोरों ने 3 घरों के साथ साथ 13 दुकानों में सेंधमारी कर डाली। चोरों को पुलिस का खौफ तो रहा नहीं और अब भगवान के घर चोरी करने में भी इनका ईमान नहीं डोलता। रांची शहर में चोरों ने आतंक मचा रखा है और पुलिस कप्तान लुटेरों पर लगाम लगाने के लिए बस बैठक पर बैठक कर रहे हैं। जब राजधानी में चोरों ने इस कदर उत्पात मचा रखा है तो सूबे के बाकी जिलों में क्या हालात होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।